कैश फ्लो ना, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है तुम्हारा AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। किसके हिसाब से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से क्या बनाया जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तुम लोग को एक बार कभी बताए होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के कुछ होता है। सारा मतलब जितना भी अकाउंटिंग करते हैं सब हम क्या बनाने के लिए करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 चीज मिलकर बनता है ना। एक मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक मेरा बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स ऑफ अकाउंट। ये 4 चीज मिलकर क्या बनता है अपना? कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। अब इसमें देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कैश बेसिस पे होता है। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में क्या अंतर है हम बताते हैं तुमको। जैसे सपोज करो मेरे ससुर जब आए होंगे, है ना, अब वो मेरा इनकम कैसे देखे होंगे, है ना। वो देखे होंगे कि 300 स्टूडेंट है, लेट सपोज कितना स्टूडेंट है? 300 स्टूडेंट है, और हर एक स्टूडेंट अगर 350 रुपये भी करके देता होगा, है ना, तो भाई मैंने मेरा इनकम कितना हो जाता होगा? 1,05,000 रुपया पर मंथ। ये कौन एस्टिमेशन किया था? ससुर जी। फिर मेरा शादी हुआ और फिर मेरी वाइफ आई और वो देखी कि 300 में से तो 150 देता है फीस, है ना, वो भी 350 की जगह पे 300, भैया 50 रुपया कम है। कितना हुआ? 45,000। तो ये जो ससुर जी सोचे थे वो मेरा एक्रूअल बेसिस था, और जो मेरे को मिलता है, जो मेरी वाइफ को पता है, वो कौन सा बेसिस है? तो कैश बेसिस मतलब कि हमको कितना पैसा रिसीव हुआ या फिर हम कितना पैसा पेड किए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है। क्या बताता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। चलेगा यहाँ तक। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस मेरा नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन या ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है ना, नेट प्रॉफिट जो आया है, क्या आया है? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा? कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, कुछ ना कुछ इनकम आया होगा, कुछ ना कुछ एसेट्स खरीदे होंगे, कुछ ना कुछ लायबिलिटी होगा, और साल भर का जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे मेरा क्या आ गया होगा? नेट प्रॉफिट। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका स्टार्टिंग में कुछ बैलेंस होगा और क्लोजिंग में कुछ बैलेंस होगा। मानो स्टार्टिंग में 10,000 था और क्लोजिंग में है 15,000। कितना है? तो कहीं ना कहीं साल भर में नेट प्रॉफिट आया तो आया, लेकिन मेरे कैश में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 5,000। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये मेरे नेट प्रॉफिट और कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बीच के रिलेशन को क्या करता है? बताता है। कौन? कैश फ्लो। अब हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है? AS3 के हिसाब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जब कभी भी हम लोग को अकाउंटिंग करना होता है, हिसाब किताब करना होता है, तो उसके लिए ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम आता है और अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है? इशू करता है कि हम लोग को अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। सपोज को तुम अगर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता तो तुमको जैसे मन करता वैसे अकाउंटिंग करता, इसको जैसे मन करता वैसे अकाउंटिंग करता, और 2 आदमी को 2 फाइनल अकाउंट बनाने को बोलते हैं तो तुम अपने से SLM यूज़ कर रहा है, ये WDB यूज़ कर रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, इसका प्रॉफिट। किसी आम आदमी को जिसको कि अकाउंट्स का नॉलेज नहीं, बोला कि एक ही सवाल दोनों को दिया गया लेकिन उसका प्रॉफिट अलग है, इसका प्रॉफिट दोनों का सही है, दोनों का सही है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसके मन में क्या होता है कि ये अकाउंट फालतू चीज़ है ना, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ। तो ये सबको मेंटेन करने के लिए क्या इशू किया जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलेगा यहाँ तक? ओके। तो ये सब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो कैश फ्लो है उसको 3 पार्ट में बांट देता है। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितने पार्ट में बांट देता है? 3 पार्ट में बांट देता है। कौन? कैश फ्लो। किसको?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 3 पार्टों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। हम लोग जब ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे, अगर खर्चा मिलता तो पीएल के डेबिट साइड में, अगर इनकम मिलता तो पीएल के क्रेडिट साइड में। लेकिन अब जो है कैश फ्लो के कितने पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में। मतलब इसको 3 एक्टिविटीज में बांटा गया है। कितने एक्टिविटीज में बांटा गया है, पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होता है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कितने एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, वो एक्टिविटीज जो मेरा डेली मर्रा की जिंदगी में डेली हम करते हैं। हम डेली क्या करते हैं, तुम लोग को पढ़ाते हैं, है ना, हम रेंट पेड करते हैं, सैलरी पेड करते हैं, और बदले में क्या रिसीव करते हैं, फीस, है ना। मोदी खाना का दुकान वाला क्या करता है, रोज रोज सामान खरीद के लाता होगा, रोज रोज सामान बेचता होगा, सैलरी पेड करता होगा, रेंट पेड करता होगा, कैरेज पेड करता होगा, फ्रेट पेड करता होगा। तो जो डेली मर्रा का जिंदगी के काम है वो किसके अंदर में आता है, ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन मतलब डेली मर्रा की जिंदगी में जो काम होता है उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज है तो कौन सी एक्टिविटीज के अंदर में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर में आएगा। अब जो तुम लोगों से फीस रिसीव होता है ना, उस फीस को क्या करते हैं, सारा रेंट में दे देते हैं, कहीं ना कहीं उस पैसा को क्या करते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे। क्या करते होंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। माने हम कहीं पे पैसा क्या किए हैं, लगाए हैं। अब हम पैसा कहाँ पे लगाए हैं, फर्नीचर में लगाए हैं, एसी में लगाए हैं, रूम में लगाए हैं, तो ये सब मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ऐसे ही सपोज करो किसी की कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं, किसी को लोन दे के रखे हैं, तो ये सब भी मेरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। अब हम इन्वेस्ट करके रखे हैं शेयर में, तो कहीं ना कहीं से मेरे को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड मिलेगा तो, अरे यार पढ़ाने दो मेरे को, बैठो ना, बैठो शांति से। क्या बोले हम, डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सब मेरा इनकम कहाँ से आ रहा है, हम इंटरेस्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम इंटरेस्ट लेने के लिए। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम, जो मेरा काम से पैसा आता है वो कौन सा एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग। जो मेरा फालतू से मैंने बाहर से पैसा रिसीव होता है वो कौन सा एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग। जब शुरू में बिजनेस स्टार्ट किए होंगे तो मेरे को फाइनेंस का जरूरत पड़ा होगा। फाइनेंस मतलब हम कहीं ना कहीं से क्या लिए होंगे, लोन लिए होंगे, तब जाके इतना सारा बेंच क्या किए हैं, बनाए हैं, है ना। किसी न किसी से उधार लेके हम क्या किए होंगे, मैंने बिजनेस को स्टेबल किए होंगे, या खुद का पैसा भी क्या किए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे। तो हम कहीं ना कहीं से फाइनेंस कराए होंगे। तो फाइनेंस 2 तरीका से हो सकता है, या तो अपना फंड लगाए होंगे या तो बोरोड फंड लगाए होंगे। 2 होता है ना, एक ऑनर फंड और एक, तो ऑनर फंड या बोरोड फंड लगाए हैं। तो अगर हम ऑनर फंड लगाए हैं तो ये पैसा अगर हम कहीं ना कहीं बैंक में रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ रहा है, लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, पेड करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसमें से प्रॉफिट का हिस्सा हम ले लेते हैं, या शेयर होल्डर को क्या मिलता है, शेयर होल्डर रिसीव्ड डिविडेंड। क्या रिसीव करता है, डिविडेंड। चलेगा यहाँ तक। 3 पार्ट में क्या किया गया है, अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग। इट डील्स विथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, है ना, वेजेस पेड, सैलरी पेड, कैरेज पेड, रेंट पेड। ये सब अगर पेड है तो ये सब रोजमर्रा का जिंदगी का है, डेली वाइज खर्चा होता है। तो ये सब कौन सी एक्टिविटीज के अंदर में आता है, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, रिसीव फ्रॉम डेटर। ये सब कौन सा एक्टिविटीज़ है मेरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ किसके साथ डील करता है, फिक्स एसेट्स के साथ। किसके साथ डील करता है, जबकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डील करता है, देखो, करंट एसेट्स या फिर करंट लाइबिलिटी के साथ। मतलब ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी किसके अंडर में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के, है ना। स्टॉक वगैरह ये सब किसके अंदर में आएगा, ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, इट डील्स विथ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट।
अच्छा, इन्वेस्टमेंट कौन सा, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला मैंने लॉन्ग टर्म, है ना। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा, लॉन्ग टर्म, है ना। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड रिसीव होगा तो कौन सा एक्टिविटीज, है ना। और अगर रेंट रिसीव होगा तो कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा हम इन्वेस्ट करके रखे हैं, तभी तो मेरे को क्या रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर डिविडेंड। चलेगा यहाँ तक। अब बात क्या किसका आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डील करता है किसके साथ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डील करता है शेयर्स एंड डिवेंचर्स के साथ। किसके साथ, शेयर्स एंड डिवेंचर्स के साथ। शेयर में कितना टाइप का शेयर होता है, दो टाइप का, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। लोन भी अगर ले रहे हैं ना तो वो भी एक टाइप ऑफ फाइनेंस ही है, वो भी क्या है, एक टाइप से फाइनेंस ही है। तो फाइनेंसिंग के अंदर में क्या आता है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स किसके अंदर में आता है, इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज इक्विटी शेयर, है ना। डिवेंचर या फिर लोन, ये सब किसके अंदर में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में, है ना। फिर क्या आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ, इसी में लिख देते हैं, डिवेंचर। देखो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को वापस से खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। जबकि इक्विटी शेयर को वापस से खरीदते हैं तो उसको वर्ड यूज करते हैं बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर। चलेगा यहाँ तक। और क्या बचा, अच्छा इन सबको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, हमको पेड करना पड़ेगा। डिविडेंड क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, है ना। अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम ले रहे हैं वो भी कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर में, है ना। और क्या आया, और क्या बचा, थोड़ा सा बचा है, अंडर राइटिंग कमीशन, एक वर्ड आता है अंडर राइटिंग। ये क्या होता है अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, जब हम शेयर्स अंबानी उतर के बेचेगा क्या रास्ता पे, क्या करेगा, मुल्ला पकड़ेगा जो कि वो शेयर क्या कर दे, बेच दे। अब वो क्या मुंह देख के बेचेगा, क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो शेयर इशू करने में जो कमीशन दिया जाता है उसी को कौन सा कमीशन बोला जाता है, अंडर राइटिंग कमीशन। यहाँ तक चलेगा, है ना। लिखो, कॉपी में लिखो। म्यूट करो, तो म्यूट करो। फाइनेंशियल लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ वो चारों लिख लो एक साथ नीचे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे लिख लो चारों, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्रूअल बेसिस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स ऑफ अकाउंट। हो गया, हो गया ये चारों, लिखो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो गया ये, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस
हो गया, इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस। उसके नीचे लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 is applicable for, accounting standard 3 is applicable for cash flow statement, applicable for cash flow statement। फिर लिखो इट, हाँ पैराग्राफ चेंज करके एक एक स्टार मार के लिखते जाओ। इट इस्टेब्लिश the relationship between net profit and change in cash position, change in cash position of the firm, FIRM। देखो उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके दिस स्टेटमेंट is periodical in nature, this statement is periodical in nature, periodical PERIODICAL, periodical in nature, periodical in nature। उसका लिखो as it cover, as उसी में कंटिन्यू है, as it cover a particular period of time, से मंथली और ईयरली, से SAY से मंथली और ईयरली, मंथली और ईयरली। ठीक है, लिखो इट रिफ्लेक्ट्स how the financial position of the firm, changes over, फिर से बोल रहे हैं, it reflects how the financial position of the firm changes over a period of, changes over a period of time due to its operating activities, investing activities and financing activities। It reflects how the position of the firms changes over a period of time due to its operating activities, investing activities, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। लिखा तो हुआ है बोर्ड पे, तब पर भी नीचे मुड़ी गोद के लिख रहा है लोग। हो गया, फिर लिखो ये जो बोर्ड पे दिया हुआ है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये वाला फ्लो चार्ट उतार लो, तो कॉपी करो। देखे भी